हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन तथा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप सामने लिखा हुआ भी देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किया जाएगा। जब आप ये वीडियो लेक्चर देखें तो आप हमारा जो पहला वाला वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हमने एल्डिहाइड कीटोन को बारे में समझाया है उसको आप अवश्य देखिएगा। साथ में मैं ये अवश्य कहूँगा कि इन वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलरिटी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की एल्डिहाइड कीटोन के साथ है। तो एक बार आप अवश्य ये ध्यान रखें, जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की स्टडी करें तो उससे पहले आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसके लिए आप हमारे वीडियो लिंक्स के भी हेल्प ले सकते हैं, या जब आप इस चैनल की वीडियो लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। एक बात और हमको ध्यान रखनी है, जब हम ये वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपके सामने बुक या फिर हमारे पीडीएफ फाइल्स के नोट्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी और कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने शब्दों में अपने नोट्स अवश्य बनाएं। उसके लिए आप हमारी पीडीएफ फाइल या अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाएं तो ये ध्यान रखें कि उन पर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट का निशान जरूर लगाएं, जिससे कि जब आप इनको रिविजन करने के लिए तैयार हों तो आपका समय बचे और आप तेजी से अपना रिविजन कर सकें। तो जैसे कि सामने ग्रीन बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हमको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन स्टडी करनी है। एल्डिहाइड थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। RCHO सूत्र के यौगिक होते हैं, जबकि कीटोन RCOR सूत्र के यौगिक होते हैं। दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन पर धन आवेश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बहुत क्रियाशील या एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी जो क्रियाशीलता का कारण है वह इनमें पाया जाने वाला कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाया जाने वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन पर धन आवेश आ जाता है, जिससे कि ये बहुत तेजी से अभिक्रियाएं करते हैं। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन अधिक क्रियाशील है। तो एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील हैं, क्योंकि उनमें कार्बोनाइल ग्रुप पर एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल लगा हुआ है, जबकि जो कीटोन्स होते हैं उनमें कार्बोनाइल ग्रुप पर दो एल्काइल्स लगे हुए हैं, जो कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और ये जो एल्काइल हैं ये कीटोन की क्रियाशीलता को एल्डिहाइड से कम कर देते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बोनाइल पर एक हाइड्रोजन अटैच है और एक एल्काइल अटैच है, जबकि कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। इनकी कम क्रियाशीलता का जो कारण है वो कार्बोनाइल पर जुड़े हुए दो एल्काइल ग्रुप हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न करते हैं और कार्बन की पॉजिटिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको हमने अपने डिटेल से फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को समझाया है, वहां पर भी डिस्कस किया है। तो हम कुल मिलाकर के इस डिस्कशन पर पहुंचे
कि एल्डिहाइड और कीटोन काफी क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता का कारण इनमें पाया जाने वाला कार्बोनाइल ग्रुप है। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो उनमें से एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल पर एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है ये एल्डिहाइड की क्रियाशीलता को इंक्रीज कर देता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं उनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनमें दो एल्काइल लगे हुए हैं, एल्काइल प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और कार्बन की पॉजिटिविटी को ये थोड़ा सा कम कर देंगे। तो बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों की। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। इनको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख रखा है। आप ये हमारे वीडियो लेक्चर का बेस पॉइंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनको हम नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं बोलते हैं। सेकंड भी यही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वह नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया जिनमें जल का अणु निकलता है। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो ऊपर वाली एडिशन रिएक्शन होंगी वो नाभिक स्नेही से कंप्लीट होंगी, लेकिन कोई भी अणु बाहर नहीं निकलेगा। जबकि जो सेकंड वाली है ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इनमें जल का अणु बाहर निकलेगा। तीसरी है रिडक्शन रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जिनको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन विद एल्कली, एल्काइल से अभिक्रियाएं। एल्काइल हम जानते हैं जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो एल्काइल बनते हैं, इनसे अभिक्रियाएं करेंगे। और लास्ट है मिक्सेलिनियस अभिक्रियाएं, विभिन्न अभिक्रियाएं, अलग अलग टॉपिक की रिएक्शंस होंगी ये। तो ये हमारे वीडियो लेक्चर का की पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा और एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ली है। इसके अंदर दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक जिसको हिंदी में आप नाभिक स्नेही कहते हैं, और दूसरी योग अभिक्रियाएं जिनको अंग्रेजी में आप एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन या योग अभिक्रियाएं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। अनसैचुरेटेड माने असंतृप्त यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें की डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, वह योग अभिक्रियाएं देते हैं। अब चूंकि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके कार्बोनाइल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो निश्चित ही ये योग अभिक्रियाएं देंगे। लेकिन ये जो योग अभिक्रियाएं होंगी वो नाभिक स्नेही के द्वारा कंप्लीट होंगी, पूर्ण होंगी, इसलिए इनको हम नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही वह अभिकर्मक होते हैं जो कि नाभिक अर्थात धन आवेशित केंद्रों को पसंद करते हैं, तो निश्चित ही इनके ऊपर ऋण आवेश होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही ऋण आवेशित परमाणु या परमाणु समूह होते हैं। ये धन आवेशित केंद्रों को पसंद करते हैं, इसलिए इनको नाभिक स्नेही कहा जाता है। हिंदी में नाभिक स्नेही कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर उत्पन्न ये होता है कि जो कार्बोनाइल की जो योग अभिक्रियाएं होती है वह न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही क्यों होती हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ पर आप जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हैं या असंतृप्तता देख रहे हैं, असंतृप्तता के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है जिनकी की बंधन ऊर्जा कम होती है, वह अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ऑक्सीजन के पास दो जोड़ी लोन पेयर पहले से ही उपस्थित हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन और इनके पास पहुंच गए। इसको हमने डिटेल से अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया है, जहां पर कि हमने कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। अब चूंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए हैं, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा और कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा। अब ये जो कार्बोनाइल का कार्बन है ये नाभिक स्नेही को आकर्षित करने के लिए परफेक्ट है। जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए नाभिक स्नेही को आकर्षित करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए वह सब इसके अंदर है।
यदि कोई न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक पर ऋण आवेश होगा, तो वो इस कार्बन पर जाकर के अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो असंतृप्त यौगिकों की अभिक्रिया है, असंतृप्त क्यों बोला मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, असंतृप्तता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कारण असंतृप्तता होती है। तो यहाँ पर जो असंतृप्तता है, अनसैचुरेशन है, वो डबल बॉन्ड के कारण है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर को शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो चूंकि ऑक्सीजन की ओर एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ गया, कार्बन पर धन आवेश आ गया। अब ये जो कार्बोनाइल का कार्बन है, ये नाभिक स्नेही जिस पर की ऋण आवेश होता है, तभी तो ये धन आवेशित केंद्रों को पसंद करेगा जब इस पर ऋण आवेश होगा। तो ये कार्बोनाइल के कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है। जब इस पर अटैच हो जाएगा तो ये जो योग अभिक्रियाएं कहलाएंगी, नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो ये जो रिएक्शन है, इसको मैं मिटा करके ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर इस प्रकार से। अब निश्चित ही ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये दोनों ही समूहों में पाया जाएगा, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं देंगे। सवाल ये उत्पन्न होता है कि एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होंगे कि कीटोन ज्यादा क्रियाशील होंगे। तो इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल पर एक एल्काइल जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसके कार्बोनाइल के कार्बन पर दो एल्काइल जुड़े हुए हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने के कारण कार्बन की जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियोफिलिक को इतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरीके से एल्डिहाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। एक स्पेशल केस लेकर के चलते हैं। अभी यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइडों में सबसे सरल एल्डिहाइड ये फॉर्मल्डिहाइड है, और उसके बाद एसिटल्डिहाइड। तो आप पता लगा सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में से कौन अधिक क्रियाशील होगा। तो निश्चित ही ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि इसके कार्बोनाइल के कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर नहीं है। जबकि जो एसिटल्डिहाइड है या उसके आगे के जो एल्डिहाइड होंगे, उनके जो ये एल्काइल ग्रुप हैं, ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एसिटल्डिहाइड कम क्रियाशील होगा, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होगा। तो क्रियाशीलता का घटता क्रम इस प्रकार से हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से कम क्रियाशील एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से कम क्रियाशील कीटोन्स होंगे, और सबसे सरल कीटोन जो है वो है एसीटोन। तो इनकी क्रियाशीलता का घटता क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। तो अभी जो हमने बात की वह एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स के बारे में बात की। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स की अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। अब बात एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की करते हैं। सबसे सरल एरोमेटिक एल्डिहाइड ये बेंजल्डिहाइड है। अब सवाल पहला तो उत्पन्न ये होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड है, इनमें से कौन क्रियाशील होगा? तो आप जानते हैं कि क्रियाशीलता स्थायित्व पर निर्भर करती है। जो ज्यादा स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है, जो ज्यादा स्थायी होता है वह कम क्रियाशील होता है। तो आप जानते हैं ये जो बेंजल्डिहाइड है ये अनेक अनुनादी संरचनाएं बनाएगा।
इसकी जब अनुनादी संरचनाएं बहुत सारी हो जाएंगी तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, इसका स्थायित्व अधिक हो जाएगा और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वे अनुनादी संरचनाएं या प्लस आर इफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं। ये अनेक अनुनादी संरचना बना लेगा, जैसे कि एक अनुनादी संरचना इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, डबल बॉन्ड चेंज कर दे रहा हूं मैं इस प्रकार से। ये तो ऐसा नहीं कर पाएगा। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करते हैं, या आर इफेक्ट शो नहीं करते हैं, या अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो निश्चित ही एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कम होती है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। उसका कारण ये है कि इनके द्वारा यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड के द्वारा अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, आर इफेक्ट शो नहीं किया जाता है, रिजोनेटिंग इफेक्ट शो नहीं किया जाता है। जबकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो आर इफेक्ट या अनुनादी संरचनाएं या फिर रिजोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। उनके अनेक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब अनेक अनुनादी संरचनाएं बनेंगी तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी और उनकी क्रियाशीलता घट जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता के बारे में समझाया है, ऐसी ही तथ्य एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन पर भी लागू होता है। एलिफेटिक कीटोन अधिक क्रियाशील होते हैं एरोमेटिक कीटोन से, या हम कह सकते हैं एलिफेटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता के कारण इनके द्वारा अनुनादी संरचनाएं ना प्रदर्शित करना है। फिर से बोल दे रहा हूं कि जो एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं वो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि एरोमेटिक कीटोन्स अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। उनके स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाने से उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन में से कौन अधिक क्रियाशील होगा। तो इसका जवाब आप जानते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि एरोमेटिक कीटोन कम क्रियाशील होते हैं। इसका जवाब मैं आपको पहले ही शुरू में दे चुका हूं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं उन पर प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले जो फैक्टर हैं C6H5 यानी फिनाइल है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। दो संख्याएं होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एरोमेटिक कीटोन बनाकर दिखा दे रहा हूं। ये एरोमेटिक कीटोन है ये। तो चूंकि यहाँ पर ये जो फिनाइल है ये प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, दो फिनाइल लग रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने के कारण कार्बन की जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जबकि अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं तो इस पर ऐसा नहीं है, फिनाइल की संख्या इस पर कम है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन के बारे में था। दूसरा क्वेश्चन एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन के बारे में था। तीसरा क्वेश्चन एलिफेटिक एल्डिहाइड की एरोमेटिक एल्डिहाइड से तुलना करी। चौथा क्वेश्चन एलिफेटिक कीटोन की हमने एरोमेटिक कीटोन से तुलना करी। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ध्यान से समझने हैं शब्द, बहुत ही कम अंतर है एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यही शब्द बार बार इनमें रिपीट हुए हैं। आप इनको एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करके वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण समझने के लिए जो आवश्यक कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझ लिए हैं। हमने ये जाना कि जो एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफिलिक जाकर के उस पर अटैच हो जाता है। इसको आप सामने इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो आने वाली प्रमुख अभिक्रियाएं हैं उनको हम एक करके स्टडी करते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट है, कुछ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है।
जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो उनको ही आपको याद करनी है, और जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको ऐसे ही लिख लीजिएगा। इस कैटेगरी की जो पहली अभिक्रिया है वह है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। जब वह कार्बोनाइल पर अटैच होता है तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ये जो कार्बन है जो कि पॉजिटिव आवेश रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, उस पर जाकर के OH जुड़ जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उस पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये जो अभिक्रिया है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखते हैं कि ये एल्डिहाइड में किस प्रकार से होती है। एल्डिहाइड के रूप में हमने यहाँ पर एक जनरल एल्डिहाइड ले लिया और इसकी हमने जल से अभिक्रिया कर दी इस प्रकार से। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, और ये कीटोन ये भी जल से अभिक्रिया करके वाटर एडक्ट बनाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। इस प्रकार से जो एल्डिहाइड का वाटर एडक्ट बनता है ये अनस्टेबल होता है। आप समझ सकते हैं कि अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, और जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो वे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। जब कार्बोनाइल HCN से अभिक्रिया करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। इस प्रकार से साइनोहाइड्रिन बनेंगे। अब इसको आप एल्डिहाइड में समझ लीजिए। एल्डिहाइड का एक जनरल अणु ले लिया है हमने, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन RH। इसको बोल देंगे हम एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और ये कीटोन ये भी HCN से अभिक्रिया करके कीटोन साइनोहाइड्रिन बनाएगा। साइनोहाइड्रिन वह यौगिक होते हैं जिनमें की CCN लिंकेज पाई जाती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो साइनोहाइड्रिन इंपोर्टेंट कंपाउंड होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम इनका अम्लीय जलमरण कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के यौगिक हमको प्राप्त होते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। एसिटल्डिहाइड ले लिया हमने, इसकी अभिक्रिया HCN से की। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की जब हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक मिलेंगे NH4Cl। ये यहाँ पे क्रियात्मक समूह है। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप है। तो हम कह देंगे कि साइनोहाइड्रिन अम्लीय जल अपघटन करने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। तो कार्बोनाइल समूह रखने वाले यौगिक अर्थात एल्डिहाइड तथा कीटोन सोडियम बाईसल्फाइड से अभिक्रिया करके एक एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के रूप में एसिटल्डिहाइड ले लिया और इसकी हमने सोडियम बाईसल्फाइड से अभिक्रिया की। इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। ये जो एडिशन कंपाउंड बना है ये जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फिर से हमको मूल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो एसिटल्डिहाइड हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा प्लस NaCl प्लस SO2 प्लस H2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी। इसी में मैं करेक्शन कर देता हूं।
यहाँ पर मैं एल्डिहाइड के स्थान पर एक कीटोन लिख देता हूँ और कीटोन के रूप में मैं यहाँ पर एसीटोन लेता हूँ। तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया करके एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा जो अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः हमको एसीटोन दे देगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखिएगा। इस रिएक्शन से हमने ये जाना कि एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया कर जाते हैं और एक एडिशन कंपाउंड बनाते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो हमको मूल एल्डिहाइड और मूल कीटोन प्राप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड कीटोन से अभिक्रिया करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोनो अल्कोहल देते हैं। सेम प्रोसीजर है, एक जैसा ही पैटर्न है। एल्डिहाइड के रूप में यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में CH3 MgBr एडिशन हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरीके से ये एडिशन हो गया OMgBr। अब इसका जल अपघटन कर दीजिए इस प्रकार से HOH 1 डिग्री मोनो अल्कोहल के रूप में हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। यदि आप फॉर्मल्डिहाइड के स्थान पर एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो हमको 2 डिग्री मोनो अल्कोहल मिल जाएगा। और यदि आप कीटोन में एसीटोन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो 3 डिग्री मोनो अल्कोहल हमको प्राप्त होगा। सेम प्रोसीजर है, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। बुक की और PDF फाइल की आप हेल्प ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल से करानी है। अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करके हेमी एसीटल और एसीटल बनाते हैं। ये क्या होते हैं इनको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं जबकि कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं। एल्डिहाइड की रिएक्शन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। जब एल्डिहाइड अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं तो हेमी एसिटल बनते हैं, एडिशन रिएक्शन है, और पुनः अल्कोहल से अभिक्रिया करके एसिटल देते हैं। हेमी एसिटल और एसिटल बनने की जो अभिक्रिया है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सेम प्रोसीजर से हम इसकी अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड से कर देंगे। आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। एडिशन हो जाएगा इस प्रकार से, हेमी एसिटल बन गया। फिर से रिएक्शन कर दीजिए C2H5OH से CH3H O C2H5O C2H5। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं जबकि कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं। इनकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सामने आप जो रिएक्शन लिखी हुई देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कीटोन की अभिक्रिया डाइहाइड्रिक अल्कोहल से देख रहे हैं। इस प्रकार से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल इस पर अटैच हो जाएगा। कीटोन के रूप में आप यहाँ पर एसीटोन ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया हो जाएगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टडी की।
अब हम सेकंड कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शंस होंगी। सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितनी भी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होंगी उनमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये सभी रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे यौगिकों के साथ देते हैं जो कि अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव के क्रम में NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन से अभिक्रिया, NH2 हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, फिनाइल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, ये सब रिएक्शंस हम इस कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है हाइड्रोक्सिलामीन से अभिक्रिया, इसको NH2OH कहते हैं। एल्डिहाइड के रूप में हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और NH2OH से इसकी अभिक्रिया करवा दी। ध्यान से देखिएगा, ये वाला H2 और ये वाला O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी जो कुछ आपको दिख रहा है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। ऑक्सिजन बनते हैं। ऑक्सिजन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होते हैं। आप इसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन भी हाइड्रोक्सिलामीन से कर सकते हैं और कीटोन में आप एसीटोन की अभिक्रिया भी इसी प्रकार से आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कर सकते हैं। यहाँ पर बना फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिजन, तो यहाँ पे बनेगा एसिटल्डिहाइड ऑक्सिजन और यहाँ पे बनेगा एसीटोन ऑक्सिजन। एक ही पैटर्न पर ये रिएक्शन हो रही है, करने का इनको प्रयास कीजिएगा। अगर कोई कठिनाई आती है तो आप उनको PDF फाइल में या फिर आप बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं। जब एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजोन बनते हैं। सेम पैटर्न पर ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, NH2 ध्यान से देखिएगा, ये वाला H2 और ये वाला O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है आप उसको यहाँ पर जोड़कर लिख दीजिएगा। HSC डबल बॉन्ड NNH2 डबल बॉन्ड NNH2, इसको बोल देंगे फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से आप एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा सकते हैं और इसी प्रकार से आप एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा सकते हैं। यहाँ बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन और यहाँ बनेगा एसीटोन हाइड्रोजोन। आप इसको स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन का सूत्र आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, C6H5NH2। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से कर दीजिए। ये वाला H2 और ये वाला O, H2O निकल जाएगा और जैसा आपको दिख रहा है HSC डबल बॉन्ड NNHC6H5, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा ही रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड से और ऐसी ही रिएक्शन आप एसीटोन से फिनाइल हाइड्रोजन की करा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। H2NnHCONH2 को हम सेमी कार्बाजाइड कहते हैं और जब एल्डिहाइड कीटोन सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया करते हैं तो सेमी कार्बाजोन बनते हैं। सेम पैटर्न पर रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और H2NnHCONH2 वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला H2 और ये वाला O निकल जाएगा। डबल बॉन्ड NnHCONH2 प्लस H2, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनते हैं। इसी प्रकार से आप एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा सकते हैं। कीटोन में एसीटोन की अभिक्रिया करा सकते हैं। एक ही पैटर्न पर यह अभिक्रियाएं होंगी।
यदि आपको कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको हमारे पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत जितनी अभिक्रियाएं थी उनकी हमने स्टडी कर ली है। अब हम थर्ड कैटेगरी की स्टडी करेंगे जिसमें कि हम रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। ये जो थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस हैं जिसमें कि हम अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रिडक्शन रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ये सभी बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनको ध्यान से समझिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रिडक्शन अर्थात अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का योग। जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन का योग करते हैं तो वह एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड से हमको 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिलते हैं और कीटोन से हमको 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो एक बात को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन करके एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। एल्डिहाइड से हमको 1 डिग्री मोनो एल्कोहल मिलते हैं जबकि कीटोन से हमको 2 डिग्री मोनो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है एल्कोहल में अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन होकर के 1 डिग्री मोनो एल्कोहल और 2 डिग्री मोनो एल्कोहल देते हैं। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का योग। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हाइड्रोजन आएगा कहाँ से। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड या निकिल जो कि एक संक्रमण तत्व है या फिर C2H5OH प्लस Na, ये हमको हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन हमको प्राप्त होगा और एल्डिहाइड 1 डिग्री मोनो एल्कोहल में चेंज होगा और कीटोन 2 डिग्री मोनो एल्कोहल में परिवर्तित होगा। एक जनरल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड के रूप में RCHO ले लिया और जब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का योग करूंगा, चाहे वो हाइड्रोजन कहीं से भी मुझे मिले, चाहे तो LiAlH4 से मिले, चाहे NaBH4 से मिले, चाहे निकिल से मिले या फिर C2H5OH प्लस Na से मिले, ये जो एल्डिहाइड है ये 1 डिग्री मोनो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। और यदि मैं कीटोन की बात करूं और हाइड्रोजन का योग करूं तो ये 2 डिग्री मोनो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। HCHO अपचयन करके CH3OH देगा। CH3CHO का जब हम अपचयन करेंगे तो एथिल एल्कोहल मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम एसीटोन का अपचयन करेंगे तो हमको 2 डिग्री मोनो एल्कोहल प्राप्त होगा, CH3CH3CHOH। तो एक अच्छी रिएक्शन है और हमने इसको एल्कोहल में भी पढ़ा था। वहां पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की विधियां पढ़ी थी। तो वहां पर हमने समझा था कि जब एल्कोहल का अपचयन किया जाता है तो वह संगत एल्डिहाइड में चेंज होता है और 2 डिग्री मोनो एल्कोहल संगत कीटोन में परिवर्तित होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वह हमने एल्कोहल में भी क्लियर किया था। आप इसको इसी प्रकार से लिखिएगा और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है पिनोकॉल में अपचयन। इसको हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे पिनोकॉल क्या होता है। जैसे कि आप हमने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल पिनोकॉल होता है। ये कीटोन में एसीटोन की अभिक्रिया देता है। जब हम एसीटोन की अभिक्रिया मैग्नीशियम अमलगम और जल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको पिनोकॉल मिलता है। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। ये एक नेम रिएक्शन है, नाम से ही आती है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का ZnHG जिसको हम जिम अमलगम कहते हैं द्वारा अपचयन कराने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं RCHO + 4H। जिंक अमलगम के द्वारा हमने अपचयन कराया
CH2 प्लस H2O। इसी प्रकार से आप ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं, CH3CHO प्लस 4H इज इक्वल टू यहाँ पर CH3CH3 अर्थात एथेन हमको प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमको CH3COCH3 प्लस 4H इज इक्वल टू यहाँ पर हमको प्रोपेन प्राप्त होगा, और यहाँ पर C6H5COCH3, यहाँ पर हमको C6H5CH2CH3 प्राप्त होगा। तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, और इसको नाम ये नाम से ही है आती है, इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ समझने का है नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ-किलिंकर अपचयन। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और नेम रिएक्शन के रूप में ही ये आती है। इस विधि में एल्डिहाइड तथा कीटोन को हाइड्रोजीन NH2 तथा KOH के साथ उबाला जाता है तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के रूप में RCHO ले लिया है और NH2 के साथ इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाला H2 और ये वाला O शेष जुड़ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NNH2 और KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन के रूप में RCH3 और मिल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको कीटोन अर्थात एसीटोन के साथ भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ समझने का है नहीं। नेम रिएक्शन है और बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड तथा कीटोन की। जब हम हाइड्रो आयोडिक एसिड HI तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म कर देते हैं तो हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाते हैं। एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के रूप में CH3CHO ले लिया है और उसकी हाइड्रो आयोडिक एसिड और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन की है तो यहाँ पर हमको संगत हाइड्रोकार्बन के रूप में एथेन प्राप्त हो गया। संगत का मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हमको प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कीटोन का सदस्य एसीटोन है, और जब हमने इसको रेड फास्फोरस और HI के साथ गर्म किया तो हमको संगत हाइड्रोकार्बन अर्थात 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्रोपेन प्राप्त हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो ये जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे जिसमें कि हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्टडी करनी है। रिडक्शन रिएक्शंस हम समझ चुके हैं, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे कि पहले भी बताया था कि रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का योग, इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का योग। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ऑक्सीडेशन करते हैं। यदि हम इनकी संरचना की बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड की संरचना है, यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करूं तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस O के साथ अटैच हो जाता है और इस प्रकार से एक नया ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमको मिल जाता है। ये जो ऑक्सीकरण है जो कि हमने एल्डिहाइड का किया है, ये जो ऑक्सीकरण है जो हमने एल्डिहाइड का किया है और जिससे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, ये बहुत सरलता से हो जाता है। यही कारण है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही इसका ऑक्सीकरण अर्थात एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं। यदि मैं कीटोन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कीटोन में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, इसका सरलता से ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका ऑक्सीकरण करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। तो एक डिफरेंस तो यहाँ पर आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीकृत होते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यदि हम बात करें तो कुछ अभिकर्मक जो कि हम जानते हैं, जैसे कि फेलिन सॉल्यूशन, टोलन रिएजेंट, ये वीक ऑक्सीकारक होते हैं। ये सरलता से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीकृत कर देते हैं। साथ में अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMNO4, HNO3,
H2O2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन को भी ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि चूंकि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, अतः वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों से ऑक्सीकृत हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के यौगिक हमको देता है। जबकि कीटोन, जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीकृत नहीं होता है, केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीकृत होता है। तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझ चुके होंगे। यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं और कीटोन की बात करूं और दोनों में डिफरेंस बताऊं, तो मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड फेलिन सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन फेलिन सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट से ऑक्सीकृत नहीं होते। तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताइए, या फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन में अंतर बताइए, या एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताइए। तो एक अच्छा डिफरेंस हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा समझा सकते हैं कि एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात फेलिन सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात टॉलन अभिकर्मक और फेलिन सॉल्यूशन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनका ऑक्सीकरण कैसे होगा। एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। पहले हम एल्डिहाइड किस प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण टॉलन अभिकर्मक और फेलिन सॉल्यूशन दोनों के द्वारा हो जाता है। टॉलन सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामने लिखा हुआ भी है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलन रिएजेंट कहते हैं। ये आपको लैब में बना हुआ मिलता है। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके AgOH प्लस NH4 NO3 दो मॉलिक्यूल ले लीजिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड के, Ag2O प्लस H2O। तो हम टॉलन रिएजेंट को Ag2O से प्रदर्शित करते हैं जब हम फॉर्मल्डिहाइड का टॉलन रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड में हम टॉलन अभिकर्मक डाल के गर्म कर देते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार से, और हमको चांदी का काला अवक्षेप मिलता है। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। इसकी सहायता से हम रजत दर्पण अर्थात सिल्वर मिरर बनाते हैं। प्रत्येक एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लूं और उसकी मैं टॉलन रिएजेंट से अभिक्रिया करवाऊं अर्थात टॉलन अभिकर्मक को डाल करके मैं गर्म कर दूं, तो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा और चांदी का काला अवक्षेप मिलेगा। अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के सतह पर चांदी जम जाती है। आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। आमतौर से जो सिल्वर मिरर होते हैं जिसमें कि आप अपना चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। एक साधारण सी कांच की प्लेट को साफ करके समतल करके गर्म स्थान पर रख देते हैं और उस पर हम फॉर्मल्डिहाइड और टॉलन अभिकर्मक का सॉल्यूशन डाल देते हैं। सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वह होती है और साधारण शीशे की प्लेट पर चांदी चिपक जाती है। इसमें हम अपना मुंह देख सकते हैं। ये जो चांदी चिपकती है ये बहुत ही कमजोर होती है, छुटे ना, खरोंच ना लगे, इसमें सीलन से ये खराब ना हो, इसलिए इसके पीछे लाल कलर का पेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनाए जाते हैं। एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, फिर से समझा देता हूं। टॉलन रिएजेंट अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं और हम इसको
Ag2O से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको प्रयोगशाला में ये बोतल के अंदर बना बनाया मिलता है, इसको आपको बनाना नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको बनाना नहीं होता है, ये आगे को स्पष्ट हो जाएगा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड में टोलन अभिकर्म डाल के गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में और एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में चेंज होता है। चांदी का काला अपक्षेप मिलता है जो कि टेस्ट ट्यूब में जम जाता है। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो चांदी टेस्ट ट्यूब पर चिपक जाती है इसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं और आमतौर से मुंह देखने के जो शीशे होते हैं, मिरर्स होते हैं, वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। फैलेन सोल्यूशन की बात करते हैं। फैलेन सोल्यूशन 2 बोतलों में आपको मिलता है। जब आप लैब में जाते हैं तो फैलेन सोल्यूशन की 2 बोतल होती हैं, एक पर ए लिखा होता है और एक पर बी लिखा होता है। फैलेन सोल्यूशन ए रंगहीन अर्थात कलरलेस होता है, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन भरा हुआ होता है, जबकि फैलेन सोल्यूशन बी हल्के नीले रंग का होता है। आमतौर से ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा दोनों की लेकर के हम मिला देते हैं तो फैलेन सोल्यूशन हमको प्राप्त हो जाता है, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूं, जब मैंने आपको टोलन रिएजेंट समझाया था तो मैंने कहा था कि प्रयोगशाला में ये आपको बना बनाया मिलेगा, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मैं यहाँ पे जब फैलेन सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये आपको बनाना होगा, इसको तैयार करके नहीं रखा जाता है। फैलेन सोल्यूशन ए और फैलेन सोल्यूशन बी की अल्प मात्राओं को मिलाया जाता है, जिससे कि गहरे नीले रंग का एक सोल्यूशन बनता है, जिसको हम फैलेन सोल्यूशन कहते हैं और इसको CuO से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार से टोलन अभिकर्मक को Ag2O सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार से फैलेन सोल्यूशन को CuO सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। तो फैलेन सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है। देखते हैं किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन फैलेन सोल्यूशन से कर दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा और Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट ईंट जैसा लाल अवक्षेप हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फैलेन सोल्यूशन के साथ कर दीजिए, गर्म कर दीजिएगा इनको। तो एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये जाना कि एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स जिनमें कि हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। तो कीटोन किस प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मैंने यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 या HNO3 या H2O2 लिया है, और जो मैंने यहाँ पे कीटोन चुना है वह असम्मित कीटोन है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ओर लगने वाले एल्काइल अलग अलग हैं। यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करता हूं तो 2 प्रकार से ऑक्सीकरण हो सकता है। पहला जो ऑक्सीकरण है हो सकता है कि इस प्रकार से बॉन्ड टूटे और CH3COOH और CH3COOH हमको प्राप्त हो, और दूसरा जो इसका ऑक्सीकरण है वो हो सकता है कि ऐसा ना हो, इस तरीके से हो। जब ऐसे करके होगा तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अर्थात HCOOH और इधर 1 2 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अर्थात CH3CH2COOH मिलेगा। तो जो कीटोन्स होते हैं और जो असम्मित कीटोन्स होते हैं वो 2 प्रकार से प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत हो सकते हैं। यदि ये सम्मित कीटोन होता, सम्मित कीटोन मतलब इस तरीके से ये कीटोन होता है यहाँ पर,
और मैं इसका प्रबल ऑक्सी कारकों द्वारा ऑक्सीकरण करता, तो एक बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से और हमको प्राप्त होगा HCOOH प्लस CH3COOH। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि इस प्रकार से बॉन्ड टूटे, तब भी हमको यही मिलेगा। यहां से कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक HCOOH और इधर को 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक CH3COOH। तो जब सममित कीटोन होते हैं और उनका प्रबल ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो एक जैसे कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक मिलते हैं, लेकिन यदि ये असम्मित कीटोन होता है तो 2 प्रकार से बॉन्ड टूट सकती है और अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक समूह से युक्त यौगिक मिलते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं, जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं और इसका नाम हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसके द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। वह एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें COCH3 समूह होते हैं या जो ऑक्सीकृत होकर COCH3 समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के भिन्न भिन्न नाम है। अगर इससे क्लोरोफॉर्म बनेगा तो क्लोरोफॉर्म कह देंगे, ब्रोमोफॉर्म बनेगा तो इसको ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया कह देंगे, आयोडोफॉर्म बनेगा तो इसको हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कह देंगे। इस अभिक्रिया के अंतर्गत COCH3 समूह युक्त यौगिक हेलोजन अर्थात X2, जिसको कि हम Cl2Br2I2 कह सकते हैं, तथा NaOH के द्वारा हेलोफॉर्म देते हैं। तो वह यौगिक जिनमें COCH3 समूह होते हैं। तो COCH3 समूह किन यौगिकों में है, इनको हम एक बार जरा समझने का प्रयास करते हैं। COCH3 समूह किन यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। देखिएगा, क्या एसीटोन के अंदर COCH3 समूह है, तो आप कह सकते हैं हाँ, एसीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्या CH3CHO के अंदर अर्थात एसिटल्डिहाइड के अंदर COCH3 समूह है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ है, अर्थात एसिटल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्या HCHO के अंदर COCH3 समूह है, तो आप कहेंगे कि नहीं है, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो यही डिफरेंस हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं जबकि एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार से CH3CH2OH, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए। ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलेगा हमको? CH3COOH। तो क्या इसमें COCH3 समूह है? तो हाँ है। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो हाँ, ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? एसिटल्डिहाइड, तो हाँ, ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर के COCH3 समूह में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से CH3OH मेथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, तो ऑक्सीकरण कर दीजिए इसका। ऑक्सीकरण करने पर ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या फॉर्मिक एसिड में COCH3 समूह है? तो नहीं है। तो क्या ये फॉर्मिक एसिड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो नहीं देगा। तो क्या मेथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो नहीं देगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेथिल अल्कोहल में और एसिटिक और एथिल अल्कोहल में अंतर बताइए, तो एक अंतर आप हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बता सकते हैं कि एथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, जबकि मेथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। क्या आप एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में अंतर बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि एसिटिक अम्ल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। फॉर्मल्डिहाइड
हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि एसिटल्डिहाइड हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा अनेक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में जो हम हैलोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, हैलोजन का उपयोग कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी दो तरीके की नेचर होती है। वे ऑक्सीकारक भी होते हैं और क्लोरीन वाहक भी होते हैं। तो यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हैलोजन से कर दे रहे हैं। हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये वाले 3H हट जाएंगे और ये 3Cl या 3X ये हट जाएंगे। 3HX प्लस 3X बचे वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। CH3CHO, इसको कह देंगे हम हैलोजनीकरण स्टेप। ये जो हमारा हैलोजन वाला एल्डिहाइड बना, इसकी अभिक्रिया हम NaOH से कर देंगे। CH3 और ये वाला H, ये बन जाएगा CHX3 प्लस HCOONA। अगर यहाँ पर XCl है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, X अगर Br है तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, अगर X जो है वो I है तो CXI3 आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया हो सकती है। हमने इसको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, वहां पे हमने अल्कोहल से शुरुआत की है, क्योंकि जो क्लोरीन होते हैं वे ऑक्सीकारक भी होते हैं। ये एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में चेंज करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे और फिर एसिटल्डिहाइड से फिर यही वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पर जो एथिल अल्कोहल है वो 3 पदों में ये अभिक्रिया देता है, जबकि यहाँ पर जो एसिटल्डिहाइड है ये केवल 2 पदों में अभिक्रिया देता है। तो एक बार आप अल्कोहल के अंतर्गत होने वाली आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की भी स्टडी कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जिनमें कि एल्काइल पोर्शन सक्रिय होता है। यदि मैं आपको एल्काइल पोर्शन की बात करूं तो RCHO, इसमें ये जो R पोर्शन है इसको एल्काइल पोर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत CH3CHO, C2H5 CHO, C3H7 CHO। तो एल्डिहाइड में ये जो CH3 पोर्शन है, C2H5 पोर्शन है, C3H7 पोर्शन है, इनको हम एल्काइल पोर्शन बोलेंगे। इसी प्रकार से कीटोन RCOR' CH3CO CH3, समझ गए होंगे आप इसमें कि एल्काइल पोर्शन कौन सा है। तो एल्काइल पोर्शन की सक्रिय अभिक्रियाएं यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन की उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जिसमें कि उनका एल्काइल पोर्शन सक्रिय रहता है और वह अभिक्रिया करता है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन। हिंदी में इसको एल्डोल संघनन या कीटल संघनन कहते हैं। संघनन की डेफिनेशन मैंने सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई है। संघनन का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक अणुओं का आपस में जुड़ जाना और कोई सरल अणु इसमें बाहर निकल जाता है। यह सरल अणु जल, अमोनिया, HCl या फिर अल्कोहल का हो सकता है। संघनन से मिलती जुलती ही एक और अन्य अभिक्रिया है जिसको हम बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसमें भी 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकलता है। तो संघनन का अर्थ हम समझ चुके हैं। संघनन क्या होता है, एल्डोल और कीटोल, इनका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्डोल और कीटोल, इनका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू से ही ये कहता आ रहा हूं कि शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इन शब्दों का मतलब यदि आपको समझ में आ गया तो आप केमिस्ट्री की अधिकांश जो कॉन्सेप्ट है वह समझ जाएंगे। यहाँ पर एल्डोल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ALD, ये एल्डिहाइड से लिया हुआ है, जबकि OL इसका अर्थ है एल्कोहल। तो ऐसे यौगिक जिनमें की
CHO ग्रुप और OH ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं, उनको हम एल्डोल कहते हैं। इसी प्रकार से जो कीटोल शब्द है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। KET ये कीटोन से लिया हुआ है और OL ये एल्कोहल से लिया हुआ है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कि कीटोन समूह और OH समूह दोनों पाए जाते हैं उनको हम कीटल कहते हैं। आइए अब एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन की परिभाषा की बात करते हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कीटल कंडेंसेशन दो प्रकार की होती है। एक तो होता है सेल्फ एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में हम स्वतः एल्डोल या कीटोल संघनन बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस एल्डोल या कीटोल संघनन, जिसको अंग्रेजी में हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसा ही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। यदि हम स्वतः एल्डोल कीटोल संघनन अर्थात सेल्फ एल्डोल कीटोल कंडेंसेशन की बात करें तो इस अभिक्रिया में तनुक्षार के रूप में आप NaOH, KOH या BaOH होल ट्वाइस Na2CO3 ले सकते हैं की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोक्सजन युक्त दो एक समान एल्डिहाइड या कीटोन संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। जबकि क्रॉस एल्डोल या कीटोल संघनन में इस अभिक्रिया में तनु क्षारों की उपस्थिति में तनु क्षार वही होंगे जो आप ऊपर देख रहे हैं, NaOH, KOH या BaOH होल ट्वाइस या फिर Na2CO3 अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और ये दो तीन रिएक्शंस और भी हैं जिनमें कि ये काम आएगी, कैनिजारो रिएक्शन या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन या पर्किन रिएक्शन, वहां पर भी ये टर्म काम आएगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इस डेफिनेशन की जो रिएक्शन है वो हम आगे को लिखेंगे, तभी आपका ये जो टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। पेपर में दो प्रकार से ये रिएक्शन आ सकती है, या तो वह पूछेगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन समझाइए या फिर वह पूछेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझाइए। दोनों में से आपको एक ही लिखनी है, जो वो पूछे वही लिखनी है। यदि एल्डोल कंडेंसेशन आता है तो मुख्यतः आप सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ही लिखेंगे। स्पेशल केस में जब वो पूछे ही आपसे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को समझाइए, तभी आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इससे संबंधित अभिक्रिया देनी है। तो रिएक्शन की बात करते हैं, और रिएक्शन समझने से पहले हम जो कुछ टर्म इसमें आए हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई श्रृंखला है और उससे कोई ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो CHO ग्रुप हो, चाहे वो है OH ग्रुप हो, चाहे COOH ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे हम गामा कार्बन। हालांकि हमें केवल अल्फा कार्बन से ही मतलब है। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को लगाऊं तो यहाँ पर मुझे दो हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस कार्बनिक यौगिक पर दो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। बात करते हैं HCHO और CH3CHO की, ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड में तीन अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, अतः ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, क्योंकि एल्डोल संघनन वही एल्डोल देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में ये क्रियात्मक समूह, ये वाला इसमें क्रियात्मक समूह है ये। अब इस फॉर्मल्डिहाइड पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा।
तो फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। और यही बात कीटोन पर भी लागू होती है। हालांकि कीटोन इस प्रकार के यौगिक होते हैं कि उन पर अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, लगभग लगभग होगा ही। ये कीटोन है ये, और ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। तो कीटोन में जो मैंने एसीटोन लिया है, 3 कार्बन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 हाइड्रोजन इसके राइट हैंड साइड में, अर्थात कुल मिलाकर के 6 अल्फा हाइड्रोजन इस पर है। तो हम अल्फा हाइड्रोजन समझ चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन देगा। और इधर जो एसीटोन है वह कीटोल संघनन देगा। अब इनकी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं। परिभाषा हम पहले ही लिख चुके हैं। इस प्रकार से ये एक जैसे 2 एल्डिहाइड ले लिए मैंने, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फा कार्बन, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और एक मैंने इस प्रकार से लिख लिया HCH2CHO NaOH की प्रेजेंस में। ये वाला जो H है वो इस वाले ऑक्सीजन पर चला जाएगा और एल्डोल हमको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये एल्डोल बन गया। क्यों है ये एल्डोल? क्योंकि एल्डोल वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप होता है। तो एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। यदि हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो ये सामने जो रिएक्शन लिखी है ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। अभी कीटोल कंडेंसेशन की बात कर लीजिए। यहां पर मैंने इस प्रकार से एसीटोन लिखा, एक अणु, और दूसरा अणु मैंने इस प्रकार से लिख दिया इसका NaOH की उपस्थिति में। ये वाला H यहां पर चला जाएगा, CH3, और ये बन गया यहां पर OH ग्रुप। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोल, और ये है एल्डोल। तो ये एल्डोल और कीटोल में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैंने यहाँ पर बात की। डेफिनेशन हम इसकी पहले ही लिख चुके हैं। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में या फिर क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन में दोनों एल्डिहाइड और कीटोन जिन पर की अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं अलग अलग होंगे और वह क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। एक एल्डिहाइड इस प्रकार से ले लिया और दूसरा एल्डिहाइड इस प्रकार से CH3CH2 CHO, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं। इस वाले एल्डिहाइड पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस वाले एल्डिहाइड पर ये वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सही से लिख दे रहा हूं इसको मिटा करके। इस प्रकार से लिखा जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही जुड़ने हैं इस तरीके से। तो ये H यहां पहुंच जाएगा NaOH की उपस्थिति में, CH3COH H CH3 एल्डोल। अल्फा हाइड्रोजन का ही तो योग होना, तो ये अल्फा कार्बन ये वाला H निकल के इस वाले पर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कीटोल की बात कर लेते हैं इस प्रकार से। NaOH की उपस्थिति में ये वाला H यहां चला जाएगा, CH3COH CH3 CH CH3 कीटोन ग्रुप, ये बन गया
कीटोन। और ये जो रिएक्शन है ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे वीडियोस देख कर लीजिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि फिर भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको पूछ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। आइए नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, क्लेजन संघनन। इसकी डेफिनेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न पर है, आपको ऐसे ही लिखनी होगी। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें एस्टर जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं संघनित होकर के बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। ये एक एस्टर है और इसका एक दूसरा अणु ये ले रखा है। ये एक एस्टर है, इसका दूसरा अणु ये ले रखा है। ये क्रियात्मक समूह COOC2H5, ये कार्बन अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है। इसका ये एक अल्फा हाइड्रोजन मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, इस प्रकार से C2H5OH बाहर निकल जाएगा। तो बाकी जो दिख रहा है वो यहाँ पे जुड़ के लिख देंगे CH3CO CH2CO OC2H5। ये इतना क्रियात्मक समूह है ये और बीटा कीटो एस्टर बनाता है। ये बीटा कीटो, ये वाला क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा पर कीटोन ग्रुप है, बीटा कीटो एस्टर बनाता है। एक अच्छी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, ज्यादा कुछ में समझने का है नहीं, इसी प्रकार से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को समझते हैं, परकिन रिएक्शन या परकिन कंडेंसेशन या परकिन संघनन। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनहाइड्राइड की अभिक्रिया उसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एरोमेटिक एल्डिहाइड से कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, इसका एनहाइड्राइड बना दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे इस तरीके से, एनहाइड्राइड बन जाएगा CH3CO CH3CO, ये बन गया अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड। उसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, अब इसका सोडियम लवण ये होगा CH3COONA की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी कि बेंजल्डिहाइड, जिसको मैं लिखूंगा C6H5CHO। इसकी अभिक्रिया इससे होनी है, इसकी उपस्थिति में होनी है। तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देख, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO जिस पर कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड CH3CO, इसी के सोडियम लवण की उपस्थिति में, यानी CH3COONA। तो हमने जो है इसको इस प्रकार से लिखना है, ये CH3 को हम लिखेंगे H2CH। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO O CO, ये वाला, और ये CH3, ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है ये इस प्रकार से जल अपघटन कर देगा H और OH, ये बन जाएगा यहाँ पर C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH, ये बना अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ये अल्फा, ये बीटा, बीच में असंतृप्तता है इसके, डबल बॉन्ड है ये, सिनेमिक एसिड।
प्राप्त हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट टेम रिएक्शन है, इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया। वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वह कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। यदि हम बात करें HCHO की और बात करें CH3CHO की, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इस पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अर्थात ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। जबकि जो एसिटल्डिहाइड है इस पर अल्फा कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन भी लग रहे हैं, अर्थात 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो एक डिफरेंस फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में ये हो सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं जबकि एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इस रिएक्शन की जो लैंग्वेज है वो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कोई इस प्रकार अपनी कॉपी में लिखिएगा। वह एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं 40% NaOH से अभिक्रिया कराने पर उनका स्वतः ही ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। एक एल्डिहाइड संगत अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए, उनकी अभिक्रिया NaOH से करा दी जिसकी सांद्रता 40% या 50% है। एक संगत अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल CH3OH और जो दूसरा होगा वो संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होगा। तो एक कार्बन है, एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक होगा COOH, उसका सोडियम लवण हो जाएगा HCOONA। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत आती है, ध्यान से इसको लिखिएगा और समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। देखिए अभी जब आपने यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी तो दोनों ही एल्डिहाइड आपने एक जैसे लिए और एक का आपने संगत अल्कोहल में अपचयन करा दिया और दूसरे का संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकरण करा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हों, तो इस प्रकार की जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अब वहां पर कौन सा एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होगा और कौन सा एल्डिहाइड अपचयित होगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना पाया जाता हो और उनकी हम 40% NaOH से अभिक्रिया कराएं और वो भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न इस सेंस में होंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या उनमें कम या ज्यादा होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अब इनकी 40% या 50% NaOH से मैं अभिक्रिया कराता हूं तो कौन सा वाला एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होगा और कौन सा वाला एल्डिहाइड अपचयित होगा, ये बात हमको क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया से समझ में आती है। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले भिन्न भिन्न यहाँ पर भिन्न भिन्न का सेंस है कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होना। जैसे यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 और 1 7 है और यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। भिन्न भिन्न एल्डिहाइड की 40% NaOH से अभिक्रिया कराने पर कम कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक
समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होगा। तो जिसमें कम कार्बन परमाणु है, यानी कि ये संगत कार्बोक्सिल समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होगा, अर्थात HCOO अधिक कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड संगत एल्कोहल में अपचयित होगा। इसमें जो है ज्यादा कार्बन है, ये संगत एल्कोहल में अपचयित होगा। इसका संगत एल्कोहल बनेगा C6H5CH2OH। तो इस प्रकार से ये नेम रिएक्शन होगी। इसका नाम है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो जिसमें कम कार्बन परमाणु होते हैं वह संगत कार्बोक्सिल समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है, और जिनमें अधिक कार्बन परमाणु होते हैं वह संगत एल्कोहल में अपचयित होता है। एक इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट और एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नाम से ही आती है, ज्यादा कुछ में समझने का नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं और एल्युमिनियम एथॉक्साइड ALOC2H5 के होल थ्राइस की प्रेजेंस में करते हैं। तो पहले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं जो वस्तुतः एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसकी रिएक्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया है जो एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल में चेंज होते हैं, और वस्तुतः ये जो दोनों यौगिक हैं एस्टर बनाते हैं CH3COO C2H5+H2O। तो एक इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। देखिए, एल्काइल पोर्शन के अंतर्गत जो रिएक्शंस थी उनको हम पढ़ चुके हैं और काफी इंपोर्टेंट सेक्शन था हमारा वो, और काफी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन उसके अंतर्गत आई। जो लास्ट हमारा सेक्शन है वह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न अभिक्रियाओं की स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहली रिएक्शन है वह है अमोनिया से अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अमोनिया से अभिक्रिया कर जाते हैं, चाहे वह एलिफेटिक नेचर के हो चाहे वह एरोमेटिक नेचर के हो। एक निश्चित सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पर अमोनिया का एडिशन हो जाएगा और O के साथ ये वाला H चला जाएगा और दूसरे कार्बन पर NH2 जाकर के अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंपाउंड बनेगा जो कि अनस्टेबल होते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। इस प्रकार से H2 ये वाला और O ये वाला ये निकल जाएगा और ये NH कार्बन डबल बॉन्ड NH एसिटल डाइअमीन बनेगा। एक निश्चित सा प्रोसीजर, ज्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं। इसी प्रकार से जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वह भी अमोनिया से रिएक्शन कर जाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की हमने 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, बेंजल्डिहाइड है ये और 2 अमोनिया से यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई है और इस प्रकार से हाइड्रो बेंजामाइड बनता है। 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं। जो कीटोन्स है, कीटोन्स में जो एसीटोन है वह भी अमोनिया से रिएक्शन कर जाते हैं और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एडिशन रिएक्शन होती है। सेम प्रोसीजर है, ऊपर वाला जो प्रोसीजर है वही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का एक अणु और अभिक्रिया कर जाता है और इस प्रकार से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से ये कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। यदि इसका आपको नाम जानना है तो आपको पीडीएफ फाइल की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जैसा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है वैसे ही आपको करना है। जो चीजें समझने की थी वह मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यही इसको समझाने का और समझने का तरीका है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया समझ रहे हैं। एल्डिहाइड के अंतर्गत हमने एसिटल्डिहाइड और
बेंजल्डिहाइड, इन दो की अमोनिया से किस प्रकार से अभिक्रिया होती है ये समझाया। एसीटोन किस प्रकार से अमोनिया से अभिक्रिया करता है वह हमने समझा। ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो फॉर्मल्डिहाइड है वो अमोनिया से रिएक्शन करता है और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वह आपको समझने आनी चाहिए। यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु ले लिए और अमोनिया के 4 अणु लेकर इनको गर्म कर देते हैं। ये CH2 इसको लिख देंगे यहाँ पर हम, CH2 का होल 6N4, ये वाला N4, 4 या 12 हाइड्रोजन है तो 6 जल के अणु निकल जाएंगे और ये एक इंपोर्टेंट कंपाउंड बनता है, इसको यूरोटोपिलीन कहते हैं। इसका एक नाम और है हेक्सामेथिल। हेक्सा क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें 6 CH2 ग्रुप है। मैथिल बस एक सीक्वेंस के लिए हमने इसको मैथिल कह दिया। कंफ्यूज हो रहे होंगे आपके साथ, मैथिल तो है नहीं, ये तो CH2 है। मैथिल तो तब होता है जब CH3 होता। तो हेक्सामेथिल टेट्राअमीन, टेट्रा का मतलब 4, अमीन, अमीन एक वैसे एक सीक्वेंस के रूप में हमने इसको नाम दे दिया, तो इसका एक नाम और भी है हेक्सामेथिल टेट्राअमीन और एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हेक्सामेथिल टेट्राअमीन का इस्तेमाल हम RDX बनाने में करते हैं जो कि एक विस्फोटक है। उसका हमको केवल यहाँ पे सूत्र देखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। देखिए सामने आप यूरोटोपरीन का संरचना देख रहे हैं। एक बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब इस यूरोटोपरीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमको RDX प्राप्त होता है जो कि एक एक्सप्लोसिव अर्थात विस्फोटक है। तो इसका नाइट्रेशन हम कर दे रहे हैं। नाइट्रेशन की जो कंडीशन है वो आपको मालूम है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के द्वारा नाइट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से ये हमको ये वाला नाइट्रोजन CH2 N CH2 N और ये CH2, ये RDX है। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए और यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए। इस प्रकार से ये RDX बन जाएगा। इसका जो पूरा नाम है वो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और ये एक फेमस एक्सप्लोसिव है अर्थात विस्फोटक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोहलिक KCN, इसको हम बेंजाइन संघनन भी बोलते हैं। वह एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, वह एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में बेंजाइन देते हैं। और किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है इसको आप स्वयं ही इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एल्डिहाइड। इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, केवल कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। कीटोन में मैंने यहाँ पर ये एसीटोन लिख दिया और क्लोरोफॉर्म को मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूं HCCl3 और क्लोरीटोन बनेगा। क्लोरीटोन एक औषधि है जिसका उपयोग हम निंद्राकारी के रूप में करते हैं। क्लोरीटोन ये वाला जो HSO के पास पहुंच जाएगा और CCH3 कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्लोरीटोन बनेगा। एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं PCl5 से अभिक्रिया। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन PCl5 से अभिक्रिया कर जाते हैं। इसको आप स्वयं ही करिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया। एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर गुलाबी रंग देते हैं, जबकि कीटोन सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यदि हमको अंतर रखना है तो हम सिर्फ अभिकर्मक से ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस है पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण अभिक्रिया। जब संघनन वाली अभिक्रियाएं हो रही थी, कंडेंसेशन वाली अभिक्रियाएं हम समझ रहे थे, तब मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि बहुलीकरण अभिक्रियाएं भी संघनन अभिक्रियाओं के समान होती हैं। केवल एक ही डिफरेंस है कि जब संघनन अभिक्रियाएं होती हैं तो 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं
और कोई सरल अणु बाहर निकल जाता है, जबकि बहुलीकरण अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें भी 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकलता है। तो एल्डिहाइड बहुलीकरण अभिक्रियाएं देते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक तो हम पढ़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड की बहुलीकरण अभिक्रियाएं, और दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे एसिटल्डिहाइड की बहुलीकरण अभिक्रियाएं। सिंपल सी रिएक्शंस है, आप इनको बस अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड की जो बहुलीकरण अभिक्रियाएं हैं वो मैंने आपको एक साथ ग्रीन बोर्ड पर लिख दी हैं, जिससे कि समझ जाने में आसानी हो सके, क्योंकि नाम बहुत मिलते जुलते से हैं और इनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 60 या 60 से अधिक हो सकते हैं, और जब हम इनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, जो कि सफेद रंग का ठोस है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड की खास बात यह है कि इसके द्वारा फिर से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त की जा सकती है। यदि हम इसको गर्म कर देते हैं तो फिर से ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणुओं को, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये गैसीय अवस्था में है, जब हम इनको एक साथ रख देते हैं तो वह मेटाफॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तीसरी कंडीशन है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणुओं को गर्म किया जाता है तो फॉर्मोस बनता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। चौथी कंडीशन, जब फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के बहुत सारे अणुओं को NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वैकेलाइट बनता है। बैकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, एक ताप सुनम्य प्लास्टिक होती है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है उसको हम ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं, और एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है। बैकेलाइट इसी प्रकार की प्लास्टिक है, जैसे जैसे ये गर्म होती है वैसे वैसे ये कठोर होती चली जाती है। इसका इस्तेमाल हम बिजली के स्विच, प्लग बनाने में कर लेते हैं, कुकर, फ्राई पैन के हत्थे बनाने में कर लेते हैं। ये जो दाहक द्रव होते हैं, जैसे कि तीव्र अम्ल है, क्षार है, या मेंथा का तेल है, उसको भरने की जो केन होती है उसको भी हम बैकेलाइट से ही बनाते हैं। आइए एसिटल्डिहाइड की बहुलीकरण अभिक्रियाओं को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फॉर्मल्डिहाइड की बहुलीकरण अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड की जो बहुलीकरण अभिक्रियाएं हैं वहां पर भी कंडीशन की इंपॉर्टेंस है। जैसे कि तो पहली कंडीशन है कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 290 केल्विन पर हम एसिटल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो 3 अणु जुड़ करके पैरा एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, जो कि मधुर गंध का द्रव है। इसी प्रकार से HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम एसिटल्डिहाइड के 4 अणुओं को गर्म करते हैं तो हमें मेटा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन है, आप इसी प्रकार से इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए इस कैटेगरी की जो लास्ट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं उन सभी यौगिकों द्वारा दी जाती हैं जिनमें कि बेंजीन नाभिक पाया जाता है। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली, हेलोजिनेशन। इसमें हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी हेलोजन से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करा देंगे। चूंकि CHO ग्रुप मेटा डेरिवेटिव ग्रुप है तो आने वाला जो नया ग्रुप है Cl वो मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रीकरण, इसमें हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो आने वाला जो नया ग्रुप है अर्थात NO2 ग्रुप वह मेटा पोजीशन पर चला जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड कैटेगरी है वह है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। इसमें हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया H2SO4 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे। आने वाला नया समूह अर्थात SO3H ग्रुप मेटा पोजीशन पर चला जाएगा। और लास्ट है
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो कैटेगरी हैं। एक एल्किलीकरण, इसमें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आने वाला नया ग्रुप CH3 मेटा पर चला जाएगा। और एक एसिटिलीकरण, इसमें हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से कराएंगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आने वाला नया समूह COCH3, HCl निकल जाएगा और जो COCH3 है वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और लगभग हमने सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की स्टडी कर ली है। काफी लेंथी वीडियो हो गया है, लगभग ये समाप्त होने की ओर ही है और एल्डिहाइड कीटोन का ये लास्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपको PDF फाइल्स चाहिए तो वह अवेलेबल हैं, उनको आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। और बार बार मैं आपसे ऐसा ही कहता हूं कि जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं, अपनी कॉपी पर अपने ही राइटिंग में लिखें इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको रिवीजन करने में सरलता हो। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे लगभग फिनिश हो चुकी हैं। थोड़ी सी और बातें हैं जो कि हमको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में करनी है, उनकी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के उपयोगों की। फॉर्मल्डिहाइड एक काफ़ी उपयोगी पदार्थ है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है और ये फॉर्मेलिन का विलयन जैव नमूनों को प्रतिरक्षण करने के काम में, स्टोरेज करने के काम में आता है। जब आप बायोलॉजी की लैब में जाते होंगे तो वहां पर शीशे के भिन्न भिन्न सिलेंडर में अलग अलग प्रकार के जंतुओं को रखा हुआ देखते होंगे। वह एक लिक्विड में डूबे रहते हैं, वो फॉर्मेलिन होता है। 100 ml पानी में 40 ml के लगभग हम फॉर्मल्डिहाइड मिला देते हैं, जो कि एक गैस अवस्था में होती है। तो हमको फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन अर्थात फॉर्मेलिन प्राप्त होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जीव जंतुओं को परिरक्षित किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंस यह है कि फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल हम बैकेलेट बनाने में करते हैं, जो कि एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग हम यूरोटोप्रीन और RDX बनाने में भी करते हैं। तो बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड का अधिकांश उपयोग हम सिल्वर मिरर बनाने में करते हैं, जिसको कि हमने काफ़ी डिटेल से समझाया है। एसिटल्डिहाइड का उपयोग हम पैरा एसिटल्डिहाइड बनाने में भी करते हैं, जो कि हिप्नोटिक्स की एक दवाई है। बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन का भी बहुधा हम इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में करते हैं या थिनर के रूप में पेंट वगैरह को घोलने में करते हैं। इसके द्वारा अन्य कार्बनिक पदार्थ और प्रयोगशाला के अभिकर्मक भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। काफ़ी लेंथी वीडियो लेक्चर था। एल्डिहाइड और कीटोन को समझने के लिए हमने 3 वीडियो लेक्चर्स का सहारा लिया। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स था वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी की है, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने समझाया है। थर्ड वीडियो लेक्चर ये आप जो देख रहे हैं काफ़ी लेंथी वीडियो लेक्चर बना और अब तक के जितने भी वीडियो लेक्चर थे उनमें सबसे बड़ा वीडियो लेक्चर है। इसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को समझाया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एल्डिहाइड कीटोन जब भी आप समझें तो आप एल्कोहल को जरूर स्टडी करें, क्योंकि अधिकांश केमिकल प्रॉपर्टी वही रिपीट हो रही हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा कार्बोक्सिलिक के ऊपर, उसमें भी यही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होंगी।
तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये एक ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरा ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एक तीसरा ग्रुप है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको एक साथ ही पढ़ना होता है। और यदि हमको पहले वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दूसरा वाला चैप्टर हमको समझ में नहीं आता है। तो बार बार स्टडी कीजिएगा, बार बार वीडियो लेक्चर देखिएगा। कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ फाइल्स की आवश्यकता है तो आप उसको भी मंगवा सकते हैं।